दोस्तों नमस्कार। ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये सवाल आज भी संसद के भीतर और बाहर और राजनीतिक गलियारों में क्यों गूंज रहा है। अब कोई नियुक्ति सहमति के आधार पर नहीं होगी। स्पीकर पर तो नहीं हुई, डिप्टी स्पीकर भी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद क्या वाकई संवाद इस तर्ज पर बंद हो चुका है कि अब जो भी नियुक्तियां होंगी अलग अलग संसदीय कमेटियों तक में, वहां पर आपको किसी भी संसदीय कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कोई कांग्रेसी या कोई प्रभावी इंडिया गठबंधन का व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वो सदस्य के तौर पर हो सकता है, लेकिन सदस्य के तौर पर किसी की चलती नहीं है, यह हर कोई जानता है। खास तौर से कॉरपोरेट की नीतियों के मद्देनजर जो सवाल राहुल गांधी उठाते आए हैं, उन सवालों को संसद के भीतर लाने से कैसे रोका जाए, क्या इस दिशा में अब एनडीए ने काम करना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार हो चुका है, उस अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार संदेश बहुत साफ देना चाहती है। यह संदेश दरअसल इंडिया गठबंधन की उस राजनीति में सेंध लगाने का है जहां पर वो अभी तक ओबीसी हो, एससी, एसटी या माइनॉरिटीज का सवाल हो, इन तमाम सवालों को गूंथकर किस तरीके से राष्ट्रीय एकता के धागे में राष्ट्रपति परोस दे और अपने अभिभाषण के जरिए बतला दे कि मोदी सरकार ने कैसे गजब का काम किया है और उस रास्ते ही अभिभाषण लिखा जाए, तो फिर ऐसे में जवाब कौन देगा, कैसे देगा, यह रणनीति का एक फिलॉसफिकल हिस्सा है। लेकिन इसके भीतर के जो अलग अलग मुद्दे हैं, जो संसद के भीतर पर्दे के पीछे सियासी तौर पर रेंग रहे हैं, वो आपको अब कहीं नजर नहीं आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में मीडिया उन बातों का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि 272 के आंकड़े को बीजेपी हर हाल में छूना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन को आप उनके संख्या को हटा दीजिए तो सिर्फ 16 एमपी ही बचते हैं, और अगर वो 16 के 16 एमपी भी बीजेपी के साथ आ जाएं तो भी बीजेपी का आंकड़ा जो है 256 के आगे जाता नहीं है। यानी सियासत कहीं कुछ और है, और राजनीतिक तौर पर इन तमाम बातों के इर्द गिर्द राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता के तौर पर है, और वो ये मन बना चुके हैं कि जितनी भी नियुक्तियों में जो अपोजिशन लीडर की भूमिका होती है और उसकी जो अपनी सोच होती है, उसको सड़क पर या जनता के बीच सीधे ले जाना है। और तकरीबन 1 दर्जन नियुक्तियों में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी अब नजर आने वाली है। तो क्या सिर्फ यही बातें हो रही हैं? जी नहीं। सियासी तौर पर संसद को चलाने को लेकर आज सुबह से ही रणनीति इस बात को लेकर थी कि किसी भी हालत में पहली बार ओम बिरला अगर इस सभा में खुले तौर पर यह ऐलान कर दें कि राजनीतिक तौर पर हम आपके खिलाफ खड़े हैं और दो दो हाथ करने को तैयार हैं, फिर जिन मुद्दों को उठाएंगे उसके बाद आप ही को संभलना है, आप ही को बचना है। और वो मुद्दा संयोग से इमरजेंसी के तौर पर उभारने की कोशिश आज सुबह ही रची गई, जिसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को नहीं थी, बिल्कुल थी। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं थी, बिल्कुल थी। यानी ओम बिरला बतौर स्पीकर जब इमरजेंसी के 50 बरस को याद करते हुए उसकी आलोचना करेंगे, और अरसे बाद या बहुत अरसे के बाद, यानी इस दौर में आपने देखा नहीं होगा कि 2 मिनट का मौन कोई रखे लोकसभा में यह कहकर कि 50 बरस पहले इमरजेंसी में जो कुछ हुआ उसको लेकर 2 मिनट मौन रखा जाए, ऐसी स्थिति आएगी, यह सुबह ही पता चल गया। अब उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल था, क्या इसलिए स्पीकर पद पर वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने आवाज लोकसभा के भीतर उठाई, क्या वोटिंग नहीं होगी। इस पर प्रोटेम स्पीकर को कहना पड़ गया, नहीं, उन्होंने मांग ही नहीं की है कि किसी भी हालत में वोटिंग हो, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे। और ललन सिंह को ही यह क्यों कहना पड़ा?
अंदर भी कहे और बाहर आकर भी कहे, यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए आज एक एक पन्नों को बहुत धीरे धीरे खोला जाए और जरा आप समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में इसी संसद के भीतर से कैसी राजनीति निकलने वाली है और इस देश के भीतर की राजनीति संसद को कैसे प्रभावित करने वाली है। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। ओम बिरला स्पीकर चुने गए, प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे, राहुल गांधी भी उनके पास पहुंचे और उन्होंने दोनों ने बधाई दी। अच्छी तस्वीर है, देख के अच्छा लग रहा होगा। भारत की लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की बेहतरीन तस्वीर है ये। लेकिन इस तस्वीर के पीछे का सच क्या है? राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी जिस तेवर के साथ संसद के अंदर और संसद के बाहर बीते दिनों नजर आए, आज वह मुस्कुराते हुए, कुर्ता पहनकर और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने अपने भाषण में स्पीकर को बताया कि दरअसल हर कोई जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो सभी को अपनी बात यहां रखनी चाहिए, तभी यह लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अंग्रेजी में कही गई यह बात थी, लेकिन इसके भीतर का सच यह था कि यह पूरी परिस्थिति इस तौर पर इसलिए उभरी क्योंकि यह जानकारी अगर सुबह लग गई थी कि इमरजेंसी का जिक्र होगा और संसद के भीतर और बाहर नारे लगेंगे, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जबकि कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कह रहे थे कि बीते 10 बरस से तो अघोषित आपातकाल इस देश में लगा हुआ है, लेकिन इन मुद्दों को आज कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ना उठाए तो अच्छा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस वक्त एनडीए के पास कुछ भी नहीं है और एनडीए के पास कुछ होगा उसकी रणनीति उसने इस वोटिंग के दायरे के इर्द गिर्द बनानी शुरू कर दी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले, या कहें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जो 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2 महीने के भीतर क्या वाकई 240 का आंकड़ा 272 तक पहुंच सकता है? तोड़ेंगे किसे? और तोड़ेंगे तो क्या वो खामोशी के साथ टूट जाएगा या राजनीतिक तौर पर उसे कमजोर कर दिया जाएगा? इंडिया गठबंधन या कहें राहुल गांधी के सामने यह बड़ा सवाल है कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने तौर पर समझने की शुरुआत कर दे। जैसे अब बीजेडी यानी नवीन पटनायक ने शुरुआत कर दी, बीजेपी के साथ सटे, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। जगन रेड्डी को कहना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ जो मामले हैं वह उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा सकते हैं, यानी डराने की राजनीति एक बार फिर चल पड़ी। इन सब के बीच दिल्ली में आज दिन भर नजारा अरविंद केजरीवाल की रिहाई, जमानत, बेल, जेल, इन्हीं बातों को लेकर होती रही और खुले तौर पर यह नजर भी आने लगा कैसे सीबीआई भी प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए कहती है और मीडिया भी किस तरीके से सत्ता के प्रोपेगेंडा के साथ चलता है। यानी जिन बातों को अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा, उन बातों का जिक्र सीबीआई ने कहा कि वो सिसोदिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बकायदा पहली बार ऐसा मौका आया जब निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल ने 1 मिनट तक खुले तौर पर यह कह दिया, जो बातें कही जा रही है सीबीआई के जरिए और मीडिया में परोसी जा रही है, मैंने वो कहा ही नहीं है। मसला ये नहीं है, यहां पर मसला दूसरा है। दरअसल बीजेपी या कहे मोदी शाह अपने तौर पर बाखूबी जानते और समझते हैं जहां वो कमजोर दिखे वहां पर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कमजोर दिखना नहीं चाहते हैं और मजबूत दिखने के लिए उन्हें कड़ी कार्रवाई दिखानी होगी, करनी होगी। लेकिन सवाल यह नहीं कि जगन रेड्डी अगर समर्थन का ऐलान ना करते तो जेल में होते या केजरीवाल को किस तरीके से जेल में डाला गया। सवाल यह है कि इसके बाद टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं, शिवसेना के पास, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, 7 सांसद हैं, जेडीएस के पास 2 सांसद हैं। सबको मिलाइएगा तो 67 सांसद, 37 सांसद हैं। पहला नजर या पहली नजर जो थी वो इस बात को लेकर इन्हीं राजनीतिक दलों के भीतर सुबह से गूंजने लगी, क्या आने वाले वक्त में बहुत तेजी के साथ उनकी पार्टी टूटेगी? आप कहेंगे ये कैसे संभव है?
राजनीतिक तौर पर जो चीजें चंद्रबाबू नायडू को चाहिए वो सांसदों की शक्ल से कहीं ज्यादा अपने राज्य यानी आंध्र प्रदेश के भीतर अपनी सत्ता को ठसक के साथ आने वाले वक्त में कहीं मजबूती के साथ वह अब बना सके, इसकी घेराबंदी कर रहे हैं। और अमरावती को राजधानी बनानी है। कुछ और पैकेज चाहिए। 16,000 करोड़ रुपए का पैकेज पहला जो उन्होंने रखा है वो सरकार के टेबल पर पड़ा हुआ है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो कि चाहती है चुनाव जल्द हो, और चुनाव जल्द ना हो ये बीजेपी चाहती है। इस दोनों राजनीति के भीतर में कितने सांसद टूटे या कैसे जनता दल यूनाइटेड को ठिकाने पर लगाया जा सकता है? क्या इस दिशा में राजनीति बढ़ चुकी है? अंदरूनी तौर पर बिसात बिछाई जा रही है। यानी पहला मैसेज क्या आया? पहला मैसेज आया कि एनडीए के भीतर ही एनडीए के साथ खड़े पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अनुकूल कैसे करना है, इसकी एक बिसात है। दूसरी बिसात आती है जो इंडिया गठबंधन के भीतर है। उसमें 3 ही दल हैं। उसमें एक दल, ये 2 महाराष्ट्र से आते हैं, उसमें एक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दूसरी एनसीपी है शरद पवार की, और तीसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। 3 सांसदों के साथ झारखंड में। थोड़ी देर के लिए सिर्फ महाराष्ट्र को सोचना शुरू कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति की राजनीतिक बिसात भी आज दरअसल उस वोटिंग से जुड़ी हुई थी जो स्पीकर को लेकर होनी थी, लेकिन वो इस नौबत ही नहीं आई। तो ऐसे में अगला सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के बाद कौन होगा? कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ उभरी है। उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट चाहते हैं। अपने तौर पर दिल्ली और मुंबई दोनों को साधने के लिए शरद पवार की अपनी बिसात है। और राजनीतिक तौर पर बहुत आखिरी वक्त में जब यह तय हो गया कि वोटिंग नहीं होगी, तब प्रस्ताव के तौर पर सुप्रिया सूले सामने आई और उन्होंने के सुरेश का समर्थन किया, यानी ओम बिरला का विरोध किया। लेकिन सुबह तक साफ नहीं था। दूसरी तरफ सबसे पहले बात रखने में सावंत साहब ने बात रखी जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आते हैं। और बीजेपी प्रयासरत है, क्या यह संभव है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का अगुवाई करने की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे आकर खड़े हो जाएं? यानी राजनीतिक समीकरण उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों के आश्रय वो भविष्य में क्या अपने अनुकूल देख रहे हैं? अब भी यह भी सवाल है। और इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द जो बड़ा सवाल इस दौर में है, इससे हटकर तो सिर्फ 9 ही सांसद हैं, 4 निर्दलीय हैं, 4 वाईएसआर है और 1 अकाली दल है। उन 9 में से किसे तोड़ें, क्योंकि 2 निर्दलीय तो जेल में हैं जो साथ आएंगे नहीं, 1 निर्दलीय पप्पू यादव है जो साथ में आएंगे नहीं। यानी ध्यान दीजिए तो 37 सांसद एनडीए के, 20 सांसद इंडिया के, 9 सांसद इन दोनों से बाहर, और इन तीनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 66 में से 32 सांसदों की जरूरत बीजेपी को है। वो हर हाल में है, क्योंकि जिस राजनीतिक रास्ते को इन्होंने पकड़ा है और उस राजनीतिक रास्ते के आश्रय ही आज पूरे इमरजेंसी की स्क्रिप्ट जो लिखी गई वो एक मैसेज था कि क्यों जरूरी है अब 2-2 हाथ करना, और ये कोई विपक्ष नहीं, सत्ता सोच रही है। और शायद इसीलिए इस तस्वीर को देखिए, संसद के भीतर स्पीकर और संसद के बाहर तमाम बीजेपी के सांसद। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। हेलो, अच्छा ये बताइए इमरजेंसी पे स्पीकर ने क्या बोला है? के पास नंबर थे ही नहीं। कुछ तो ट्वीट किया होइएगा, देखिए ना, भेजिए ना वो। असल में बीजेपी बाखूबी जानती है कि मौजूदा वक्त हो या फिर भविष्य की राजनीति हो, सामने कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देगी ही, और कांग्रेस से 2-2 हाथ करना उसकी जरूरत भी है और मजबूरी भी है।
बाकी छत्रपों को लेकर वह उस तरीके की राजनीति साध नहीं सकती है जिस लिहाज से वो कांग्रेस को दरकिनार करके और उसी के आश्रय 2014 और 2019 में बड़ी जीत भी मिली। इसीलिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाना उसकी जरूरत है। लेकिन अगला सवाल यह है कि सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के तौर पर कांग्रेस है और उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं। और कोई भी अब यह सवाल करेगा कि जो 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग संस्थान होते हैं, उसमें नियुक्तियां होती हैं, उसमें राहुल गांधी की भूमिका अब क्या होने वाली है बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर। और पर्दे के पीछे यह बहुत साफ तौर पर तय हो गया कि दरअसल अब हर नियुक्ति को लेकर जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चाहे एनडीए ले ले, लेकिन अब हर नियुक्ति राजनीतिक तौर पर जनता के बीच से होगी। जनता के बीच से कैसे हो सकती है आप सोचेंगे? तो दरअसल ध्यान दीजिए, सीएसी रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद अगला इलेक्शन कमिश्नर होगा। वो अगला इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त होगा उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और राहुल गांधी होंगे, तो 2-1 से तो ऐसे ही हार गए। लेकिन जो सवाल नियुक्ति के समय अगले इलेक्शन कमिश्नर को लेकर उठेगा वो जनता के बीच से कांग्रेस अगर तय करेगी उन नामों को लेकर कि देखिए ये नाम है और इस नामों के आधार पर हमको नियुक्ति की दिशा में बढ़ना है, तो जनता के जरिए अपनी बात को रखना और सरकार द्वारा नियुक्ति होने के बाद उन बातों को बताना कि कैसे इस देश के संस्थानों को सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया या तमाम संस्थानों को अपने हाथ बांध लिया है। यह सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का मुद्दा नहीं है, यह तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी मुद्दा है, यह सीबीआई डायरेक्टर का भी मुद्दा है, यह सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और होम मिनिस्टर रहते हैं, उसकी भी नियुक्ति का मसला है, यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सेंट्रल मिनिस्टर कोई एक रहता है, उसका भी मसला है। यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावे और स्पीकर भी रहते हैं, उसके अलावे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद होते हैं, विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा के भी होते हैं। तो क्या इन मुद्दों की दिशा में बढ़ेंगे? क्योंकि मानवाधिकार के सवालों को लेकर इस दौर में जो कुछ इस देश में अलग अलग तरीके से हुआ है, क्या वो राजनीतिक तौर पर नियुक्तियों के जरिए इन बातों को उठाया जा सकता है? लोकपाल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, चीफ जस्टिस होते हैं, कानून मंत्री होते हैं, एक ज्यूरिस्ट भी रहता है और फिर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी भी होगी। और फिर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसमें भी जो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कानून मंत्री होते हैं, इसके अलावे जो 2 न्यायविद होते हैं उनकी नियुक्ति में भी चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की मौजूदगी होती है। यानी ध्यान दीजिए, जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो सभी राजनीतिक तौर पर इस देश में बीते दिनों से यानी बीते 10 बरस में हर इस संस्थान का एक योगदान रहा सत्ता को लेकर, और इसका विरोध खुले तौर पर होते रहा। सवाल सिर्फ ईडी, सीबीआई भर का नहीं है, सवाल तो सीएजी का भी है, उनकी नियुक्ति के दौर में भी ये सवाल उठेंगे। इसीलिए वो सीवीसी हो, सीआईसी हो या किसी भी बड़ी नियुक्ति को लेकर जो संवैधानिक पोस्ट पर होगी उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। और इसी परिस्थिति के मद्देनजर आज स्पीकर के वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने जो मैसेज दिया वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए दूसरे राजनीतिक दलों ने वो मैसेज नहीं दिया। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी तो यहां तक कह गए कि एक भी व्यक्ति अगर वोटिंग की मांग करता है यानी वोट डिवीजन होना चाहिए तो प्रोटेम स्पीकर को मानना था, और इस सत्ता के पास बहुमत ही नहीं था। यानी इंडिया की राजनीति अपने तौर पर अब उस 2 रास्ते को पकड़ रही है जहां पर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी एग्रेसिव तरीके से सरकार को घेरेंगे और दूसरी तरफ उसी डिजाइन से चलते हुए इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता सरकार की कमजोरियों पर सीधा हमला करेंगे। आप इसका एक नजरिया देखिए, क्योंकि यह जयराम रमेश का कहना और अभिषेक बनर्जी का कहना आपको अंतर्विरोध दिखाई देगा, लेकिन यह स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सांसदों ने डिवीजन मांगा था पर डिवीजन दिया नहीं गया। हमने नहीं मांगा।
आप लोगों ने मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूँ, हमने डिवीजन नहीं मांगा। हमने डिवीजन मांगा क्योंकि हमने उचित समझा कि पहले दिन एक आम सहमति बने, एक आम सहमति का माहौल बने, एक रचनात्मक कदम था हमारा। हम डिवीजन मांग कर सकते। सर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा See, the rule says if any member of the House asks for division, the pro tem speaker in this case has to allow for a division. You can clearly see and hear from the footages of Lok Sabha that several members of the opposition camp has sought a division and asked for a division to put the motion to vote. And the motion was adopted without putting the motion to vote. This is a clear testament to the fact that the ruling dispensation here in the case is the BJP. It doesn't have the numbers. This government is running without the numbers. It's illegal, immoral, unethical and unconstitutional. टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को सुन के आपको लग सकता है कि सत्ता के पास बहुमत नहीं था या वो मुश्किल हालात में थे और वो अपने वोटरों को ये बताएगी या बता रही है कि देखिए राजनीतिक तौर पर इंडिया मजबूत है और आंकड़ों के लिहाज से एनडीए कमजोर है, इसीलिए उसने मत विभाजन स्पीकर पद को लेकर नहीं होने दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम सहमति के साथ चलते हैं, राजनीतिक तौर पर पहले दिन संसदीय मर्यादा का ख्याल रखते हैं। अब यहां पर कोई भी अगला सवाल करेगा कि कांग्रेस सहमति का जिक्र कर रही है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के ललन सिंह को क्या हो गया जो मत विभाजन का जिक्र वो करने लगे? तो क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनता दल यूनाइटेड को ठिकाने लगाने की बिसात दिल्ली में बिछने लगी है और राजनीतिक तौर पर ज्यादा वक्त लगेगा नहीं? कोई जरूरी नहीं है कौन सा सांसद कब किस क्षण किधर चला जाए, क्योंकि एक संदेश एक पॉलिटिकल बड़ी पार्टी के लिहाज से इस संसदीय व्यवस्था में बाकी राजनीतिक दलों को डरा देता है और एक झटके में किसी एक राजनीतिक दल को ठिकाने लगाते ही तकरीबन 10 से ज्यादा सांसदों की मौजूदगी बीजेपी के साथ एक झटके में नजर आ जाएगी। क्या वाकई यह स्थिति है? हमें लगता है इसके असल नब्ज को आप पकड़ना चाहते हैं तो पहले ललन सिंह को सुन लीजिए। डिवीजन नहीं मिला, वॉइस वोट से डिवीजन कहाँ से मिलता है? डिवीजन तो हम भी चाहते थे, इसलिए हम खड़ा हुए थे, लेकिन कहाँ वो डिवीजन तो होना ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी तो 1 मिनट में स्वीकार कर लिया वॉइस वोट को, तो उनको मालूम था वो दबाव की राजनीति करना चाहते थे और दबाव के बल पर वो उपाध्यक्ष का पद चाहते थे, जिसको एनडीए ने स्वीकार। दरअसल ललन सिंह के राजनीतिक तेवर कोई अभी के नहीं है। जिस दौर में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार थे, उस वक्त भी ललन सिंह के राजनीतिक तेवर के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कई मौकों पर आए। आप कहेंगे उस वक्त तो नीतीश कुमार भी निशाने पर ले लेते थे, लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है। तो अगला सवाल कोई भी कह सकता है, अगर राजनीति बदल चुकी है तो दोबारा राजनीति बदलने में सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और यह सब कुछ महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन से पहले होना है, क्योंकि इन 2 इलेक्शनों के मद्देनजर बीजेपी के भीतर हड़कंप मचेगी, इसको कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन चूंकि आज जिक्र संसद का हो रहा है और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का हो रहा है और इन सब के बीच सत्ता अपने तेवर को दिखाना चाहता है, तो सत्ता के तेवर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि लगभग 22 केस इस देश की अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ पड़े हुए हैं और उन जगहों के तमाम केस इस दौर में खुलने शुरू होंगे। पहला केस सुल्तानपुर का खुला है, जिसका बुलावा 2 जुलाई के दिन राहुल गांधी को आया है। वहां भी मानहानि का मसला है और यह देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। यानी राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो पा चुके हैं, लेकिन यह बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में बीजेपी या मोदी सत्ता नहीं है कि राजनीतिक तौर पर अब संसद के भीतर वह उन मुद्दों के आश्रय सरकार पर निशाना साधे जिन मुद्दों के आश्रय इससे पहले वो निशाना साधते थे, तो उस निशाने को
स्पंज कर दिया जाता था। लेकिन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जिस फेरिस्त को लेकर बैठे हैं, उस फेरिस्त में सिर्फ नफरत का जिक्र नहीं है, सिर्फ आरएसएस का जिक्र नहीं है, सिर्फ अडानी का जिक्र नहीं है, जिक्र तो दरअसल उस पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का है जो इस देश को कॉरपोरेट के हाथों में गिरवी रखने की स्थिति में यह सरकार आ चुकी है। और इन परिस्थितियों के बीच इस देश के भीतर में जो रोजगार और महंगाई, और रोजगार में भी खास तौर से जो दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का सवाल है, उसको एक मुश्त रखकर अब इस देश को बताने की जरूरत है कि दरअसल बीते 10 बरस में ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई सरकार इस देश में कितनी जनसंख्या और जनगणना है उसको ही ना कराए, यानी देश का सच जो डाटा के लिहाज से आना चाहिए उसे ही सरकार ने छुपा लिया। और 2021 में जो जनगणना सामने आनी थी वो 2024 तक आई नहीं है, और उसी दायरे में इस देश का हर डाटा सरकार ने कैसे छुपा लिया है। लड़ाई दरअसल अब यहां से शुरू होने वाली है। और राजनीतिक तौर पर बीजेपी या मोदी सत्ता की मुश्किल यह है कि जिस डाटा को वह नीति आयोग के जरिए या फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए देश के सामने रख रही है, उसका जो बेस है वह 2011 का है। और ये पूरी की पूरी फेरिस्त इस दौर में आमने सामने दोनों को खड़ा कर चुकी है। और शायद इसीलिए अब टेलीफोन तो दूर की बात है, आमने सामने खड़े होकर भी संवाद हो नहीं पा रहा है। और बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये मान रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अब सीधे टकराव को इस नई परिस्थिति में अगर नहीं किया गया तो फिर जनादेश जो जनता ने इस तौर पर दिया है कि आप मजबूती के साथ संसद में खड़े हो जाएं, तो फिर इससे चूक हो जाएगी और इस बार चूकना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।